BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है बच्चों वो होगा सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है पार्ट है वह है लेसन नंबर 20 इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार पार्ट सेकेंड, अर्थात प्रकरण या पाठ 20वां तारों की दुनिया में, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। सबसे पहले बच्चों, जैसा कि पाठ का नाम ही है तारों की दुनिया में, तो पहले भाग में हमने जो भी देखा उसके आगे बढ़ेंगे, हमारी आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसका प्रमुख मुद्दा होगा तारा मंडल। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सूर्य के संक्रमण पर। तो तारामंडल और सूर्य का संक्रमण यह हमारा आज का घटक या विषय है। तारामंडल का मतलब तारों का समूह। जैसे कि हम जानते हैं अंतरिक्ष में जब हम आसमान में अंधेरी रात में देखते हैं तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, जो कि कुछ सीमित भाग ही हम देख पाते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य तारे हैं। तो खगोल के एक छोटे भाग में स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। कुछ तारामंडलों में प्राणी, वस्तु या व्यक्ति की आकृति दिखाई पड़ती है। इन आकृतियों को समयानुसार प्रचलित घटनाओं या सोच के अनुसार नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं तारामंडल, वो जो आकृति देख रहे हैं वो वास्तव में वो आकृति नहीं है। वहां पर तारों को जोड़ जोड़कर आकृति बनाई गई, जैसे कि रंगोली बनाते हैं। पाश्चात्य निरीक्षकों ने संपूर्ण खगोल के कुल 88 भाग किए हैं। हमने पिछले लेसन में जाना इसको। उसी प्रकार 12 सौर राशियों की भी संकल्पना की गई है 12 भाग में बांटने पर, और 27 नक्षत्रों की भी संकल्पना की गई है अगर इस पूरे 360 डिग्री को 27 भागों में बांट दिया जाए। तो 12 भागों में बांटने पर हम 12 राशि पाते हैं, जैसा कि जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इस तरह उनकी आकृति दर्शाई जाती है, संकल्पना की जाती है। जैसे पहले मकर, सिंह, वृषभ, कुंभ, वृश्चिक, कन्या, मीन, धनु, मिथुन, कर्क, तुला, मेष। तो अलग अलग वस्तु या प्राणी की आकृति अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। अब हम सबसे क्लियर यानी जो हमारी आंखों से दिखाई देने वाला तारामंडल है उस पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है सप्तर्षि तारामंडल। तो सप्तर्षि तारामंडल क्या है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु की रात में आकाश में 7 तारों का विशिष्ट संयोजन दिखाई देता है। इन्हें हम सप्तर्षि तारामंडल कहते हैं। तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे एक जगह तो यह कई तारा समूह में से हमें एक समूह ऐसा मिलेगा जो कि
इस तरह से दिखाई देगा। आप उसे जोड़ेंगे, अगर काल्पनिक यह आकृति है तो यह पतंग का हिस्सा है और पीछे पूंछ लगी हुई है, तो ये चतुर्भुज एक पतंग बनता है और पीछे उसकी पूंछ, उड़ता हुआ पतंग। तो यह है सप्तर्षि तारामंडल। इस तारामंडल की खास बात क्या है? तो अपने नाम के अनुसार यह तारामंडल 7 तारों का बना समूह है। एक बड़ा चतुर्भुज जैसा कि देखा हमने, और 3 तारों की उसकी पूंछ है, पतंग जैसा ये दिखाई देता है, आसानी से पहचानी जाती है। चतुर्भुज की एक जो भुजा है एकदम आखिरी वाली, उसको अगर हम जोड़ें और उसको बढ़ाएं आगे, इस तरह से बढ़ा दें आगे, तो वो जाकर एक चमकदार उत्तर दिशा में एक तारे की ओर इशारा करता है। वहाँ एक तारा दिखेगा उत्तर में, और यही तारा है ध्रुव तारा, जो कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर हमें दिखाई देता है। यानी उत्तर दिशा बताने में यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। तो उत्तर दिशा कहाँ है, तो सप्तर्षि से हमें पता चल जाएगा। उस रेखा को जोड़कर उस दिशा में देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक तारा मिलेगा, वह है ध्रुव तारा, वही उत्तरी दिशा है। तो निरीक्षण करने पर ध्यान से देखेंगे तो उन जो चतुर्भुज के 2 तारे हैं, उनको मिलाने पर, जोड़ने पर हमें क्या दिखाई देगा? हम जैसे ही मुड़कर देखते हैं दूसरी ओर, तो उत्तर दिशा की ओर यह तारा हमें दिखाई देता है, ध्रुव तारा। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि यह उत्तर दिशा कौन सी है रात के अंधेरे में। दिन में हम सूर्य से पता लगा सकते हैं, रात में ध्रुव तारा से पता लगाया जा सकता है। अगला तारामंडल है यह शर्मिष्ठा तारामंडल। इसकी खासियत क्या है? जैसे कि हमने देखा, हमारे इस खगोल में बहुत से तारे दिखाई देते हैं हमें, और ध्रुव तारा को पहचानने के लिए हमने सप्तर्षि का उपयोग किया। वैसे ही शर्मिष्ठा इस समूह का उपयोग भी हम ध्रुव तारा को पहचानने के लिए कर सकते हैं। तो सप्तर्षि तो पतंग की तरह दिख रहा था, शर्मिष्ठा कैसा दिखता है? तो उसका आकार कुछ इस तरह से अंग्रेजी के अक्षर एम की तरह वह दिखाई देता है। जोड़ने पर वह एम की आकृति प्राप्त होती है। तो शर्मिष्ठा तारामंडल 5 तारों से बना सकता है। इन तारों का संयोजन अंग्रेजी अक्षर एम की भांति आकाश में दिखाई देता है। एम, जिसमें अगर हम उनके तारों को क्रम दें तो 5 तक क्रम मिलेगा, 1 2 3 4 5। और इस क्रम में तीसरा और चौथा तारा को अगर ध्यान से देखें और उन तारों को जोड़ने वाली रेखाखंड को देखें, तो क्या होगा? उस रेखाखंड, तीसरे और चौथे को जोड़ने वाला रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, यानी बीच से उसको, उस पर लंब खींचें अगर हम बीचों बीच, वह रेखा आगे जहाँ बढ़ता है वहाँ एक तारा दिखाई देता है हमें, उत्तर दिशा की ओर ही इशारा करता है, और वह ध्रुव तारा ही है। तो शर्मिष्ठा तारामंडल भी ध्रुव तारे की ओर इशारा कर सकता है, करता है, और सप्तर्षि भी। इन दोनों तारामंडल से हम उत्तरी ध्रुव या ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। कितना मज़ेदार बात है ये। तो सप्तर्षि हो, शर्मिष्ठा हो, दोनों का संबंध ध्रुव तारे से हो सकता है। दोनों का उपयोग ध्रुव तारा या उत्तरी ध्रुव पहचानने में किया जा सकता है। ध्रुव तारे की एक ओर सप्तर्षि तो दूसरी ओर शर्मिष्ठा तारामंडल होता है। शर्मिष्ठा तारामंडल के अस्त होते हुए ही सप्तर्षि तारामंडल का उदय होता है। तो हम रात में कोई न कोई एक तारामंडल हमें अवश्य दिखाई देगा, उनसे हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। फरवरी से अक्टूबर 8 महीने तक सप्तर्षि तारामंडल दिखेगा, बाकी महीनों में शर्मिष्ठा तारामंडल में दिखाई देता है। तीसरा तारों का समूह तारामंडल है
मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र क्या है? तो यह भी ताराओं का समूह ही है। फर्क इतना है कि इसमें ऊपर जो हमने 2 तारामंडल देखे उसकी तुलना में ज़्यादा तारे हैं। मृग नक्षत्र तारामंडल आकाश में बहुत तेजस्वी दिखाई देता है। इसमें 7-8 तारे हैं, मतलब 7 से ज़्यादा ही है। और उनकी रचना आप देखेंगे तो चतुर्भुज या डमरू जैसा कुछ दिखाई देता है। ये उनको जोड़ने पर कुछ इस तरह से आकृति बनती है। बीच के तारों को जोड़ने पर जो रेखा बनती है वह एक चमकदार तारे की ओर इशारा करती है जिसका नाम है व्याध। तो बीच वाले 3 तारों में से एक सरल रेखा खींची जाए तो यह रेखा एक तेजस्वी तारे की ओर जा मिलती है जिसे कहती हैं व्याध। तारे का नाम है यह। मृग नक्षत्र से व्याध तारे का पता चलता है। यह दिसंबर महीने की रात में लगभग 8 बजे पूर्व क्षितिज की ओर हमें दिखाई देता है। फरवरी महीने में वह मध्य मंडल में होता है, यानी ऊपर आ जाता है। जून महीने में लगभग रात 8 बजे ढल जाता है। इसका मतलब यह 6 से 7 महीने तक अंतरिक्ष में रहता है, आसमान में दिखाई देता है। अगला है वृश्चिक तारामंडल। यह 10-12 ताराओं का समूह है। ये कुछ इस तरह से, और इनको जोड़ने पर यह आकृति मिलती है। तो वृश्चिक तारामंडल है जिसमें एक चमकदार तारा है, बहुत तेजस्वी तारा है। उसके अंदर सबसे तेजस्वी तारा जो उसमें है वह है ज्येष्ठा। उसका नाम है ज्येष्ठा। तो वृश्चिक तारामंडल में 10-12 तारे दिखाई देने पर भी इनमें से ज्येष्ठा सबसे तेजस्वी तारा होता है। वृश्चिक तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के आकाश में विषुवत वृत्त के नीचे की ओर दिखाई देता है, यानी वह दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के नीचे हमें दिखाई देता है। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह बाद पूर्व दिशा के आकाश में यह तारामंडल दिखाई देता है। अगला है सूर्य का संक्रमण। ये संक्रमण तो सूर्य का संक्रमण क्या है, पहले उसे हम जानेंगे। उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि एक दृश्य है, बहुत सुंदर नज़ारा है। एक छत पर देखिए एक मुर्गा बैठा हुआ है, एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, कुछ प्राणी टहलकदमी कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अगर यह एक बालक उस मुर्गे को देखता है तो उसे मुर्गा छत पर दिखाई देता है, लेकिन उस मुर्गे के ठीक पीछे अगर मुर्गा न हो तो उसकी दृष्टि उसके पीछे भी कुछ न कुछ दृश्य है। वह पेड़ है, नारियल का पेड़ का वह हिस्सा भी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर उसकी नज़र नहीं जाती, वो मुर्गे को देख रहा है। उसके पीछे जबकि दृश्य मौजूद है। तो उन पेड़ के बीच में यह मुर्गा बीच में आया हुआ है। तो यह मुर्गे का संक्रमण है उन पेड़ के संदर्भ में, क्योंकि वह दिखाई नहीं दे रहा है मुर्गे के कारण, जबकि पीछे तो पेड़ मौजूद है, वह हिस्सा भी है, लेकिन मुर्गे की वजह से वह दिखाई नहीं देता है। तो सामने से वह कैसा दिखाई देता है, इस तरह से वह नज़र आता है मुर्गा, उसके पीछे का वह पेड़ दूर से कुछ इस तरह से हमें वह नज़र आता है, दूसरे एंगल से। वही स्थिति
अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के गति के कारण होती है। जैसे कि ये सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य का आभासी जो रास्ता है यानी आयनिक वृत्त है, और उसके दूर तारों का समूह है पूरे इस हमारे खगोल में। आयनिक वृत्त अर्थात वह मार्ग जिस पर सूर्य चलता है, हमने देखा। अब मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी जो है एक ऐसी स्थिति पे है, ए स्थान पर से हम सूर्य को देख रहे हैं, तो हमें सामने सूर्य दिखाई दे रहा है और सूर्य के दूसरी ओर निश्चित है कि कुछ न कुछ तो होगा ही, वहाँ पर भी तारों का समूह मौजूद है। तो वह जो तारों का समूह है हमें सूर्य के कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन तारे तो हैं वहाँ पर। तो ठीक सूर्य के पीछे दूसरी ओर जो तारा का समूह है उसे हम मकर राशि के नाम से जानते हैं। मकर वह तारों का एक समूह है। ऐसे ही 30-30 अंश पर 12 हिस्सों में बांटकर 12 स्थान से देखें तो अलग अलग तारों का समूह दिखाई देगा। जैसे फिर कुछ दिनों बाद यानी लगभग 1 महीने बाद स्थिति बदलती है तो हमें वह सूर्य दिखाई देता है। देखिए सूर्य के पीछे का जो तारों का समूह है वह बदल गया है। सूर्य वही है, हम भी वही है, पृथ्वी वही है, लेकिन सूर्य के पीछे का समूह बदल गया क्योंकि हम सरक गए हैं। मकर अपनी जगह पे है, उसके आगे हम दूसरे तारामंडल में आ गए, धनु में। तो मकर से हम धनु में आ गए, यानी एक राशि से दूसरी राशि में हम प्रवेश कर रहे हैं, संक्रमण हो रहा है। तो इस तरह से संक्रमण हुआ। इसी प्रकार अलग स्थान पे जब पहुंच गए हम तो सूर्य वही, पृथ्वी भी वही, लेकिन सूर्य के पीछे का जो तारामंडल है वह बदल गया क्योंकि स्थान बदल गया है। तो यहाँ पर एक नया राशि आ गया, यहाँ पर नई राशि है वृश्चिक। तो यहाँ पर फिर नया तारामंडल आ गया, यानी हम धनु से अब वृश्चिक में आ गए फिर से। तो इसे कहते हैं सूर्य का संक्रमण। मूव करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल में प्रवेश करना संक्रमण होता है, जबकि हमें वह तारामंडल सूर्य के कारण नजर नहीं आता, जबकि वह वहाँ पर मौजूद होता है। तो इन्हीं सब जानकारियों पर आधारित हमारा यह स्वाध्याय है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कुछ दिए गए शब्द हैं, इन्हीं में से हमें भरना है। मध्यमंडल क्षितिज 12-9, आभासी, विषुवत, आयनिक, ये शब्द हैं। पहला खाली जगह है दूर तक नजर डालें, तो आकाश जमीन से मिला हुआ दिखाई देता है। इस रेखा को क्या कहते हैं? तो हमने देखा अपने पहले लेसन में, आसमान जमीन पर मिलता हुआ जहाँ दिखाई देता है वह वृत्ताकार रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए जरा। फिर है राशि की संकल्पना स्पष्ट करते समय कौन से वृत्तों को ध्यान में रखा गया है? एक ही वृत्त है जिस पर से सूर्य भ्रमण करता है, उस वृत्त को क्या कहते हैं? तो आकाश जहाँ पर मिलता है जमीन से वह क्षितिज होता है, और सूर्य जिस भासमान रास्ते पर भ्रमण करता है उसे हम कहते हैं आयनिक वृत्त। अगला देखते हैं, शब्द वही है, मध्यमंडल क्षितिज 12-9, आभासी, विषुवत और आयनिक। मौसम के अनुसार वर्गीकरण करने पर एक ऋतु में कितने नक्षत्र आएंगे? तो 3 मौसम के अनुसार, 3 ऋतु के अनुसार, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा और शीत, 3 ऋतु में हमें इन 27 नक्षत्र को बांटना है। तो एक ऋतु में कितना नक्षत्र आएगा? तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 27 को 3 भागों में बांटना है। अगला है सूर्य का पूर्व की ओर उगना और पश्चिम की ओर अस्त होना, यह क्या है?
तो नक्षत्र कितने आएंगे एक ऋतु में? 9 आएंगे, क्योंकि 27 है। और पूर्व की ओर उगकर पश्चिम की ओर जाना, यह सूर्य का भ्रमण तो है नहीं, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमें वह आभास होता है, इसलिए उसका नाम है आभासी भ्रमण। सूर्य भ्रमण कर रहा है तो सूर्य का आभासी भ्रमण हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।